आज चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 का। इसमें शहरी क्षेत्र में आजीविका के बारे में बताया। उससे पहले चैप्टर में हमने गांव के क्षेत्र में आजीविका के बारे में पढ़ा था। लोग कैसे कैसे अपना यहाँ पे जीवन यापन करते थे। आज शहरी क्षेत्र के बारे में इस चैप्टर में यहाँ दिया गया है। ये एक क्षेत्र दिया है यहाँ पे शहर का। बस से लोग उतर रहे हैं। इधर ये ठेले पर कुछ बेचा जा रहा है। यहाँ पर भी ये कुछ इसके बारे में है। ये चलिए, भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं, 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं और भारत के अंदर 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। 5,000 से ज़्यादा शहर हैं, 27 महानगर हैं भारत में। जैसे देखा जाए तो चेन्नई है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं, या अपना जीवन कैसे चलाते हैं। क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। तो भारत के अंदर 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं, भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर भी हैं, यानी चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे महानगर हैं। इन महानगरों के अंदर 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहा करते हैं। उसके बारे में यहाँ पर है कि लोग कैसे सड़कों पर काम करते हैं। कुछ लोग शहरों में सड़कों पर भी काम करते हैं। जैसे यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ और यह बहुत ही बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गए थे। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे को तब तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन और तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था, पर वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थीं। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मुची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी से प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पेन और चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। इस तरीके से शहर के लोग अपना यहाँ पर गुजर बसर करते हैं। ये बच्चू मांझी है, एक रिक्शे वाला है। मैं बिहार में एक गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता। जो कमाई होती थी वहाँ परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती। जब मैं शहर पहुँचा तो मैंने यहाँ पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुँच जाता हूँ और ग्राहक जहाँ भी जाना चाहें वहाँ उन्हें छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी से आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक को मुझे 10 से 30 रुपए दे देता है। तब तबीयत खराब हो जाती है, तब मैं ये काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास ही फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200 से 300 तक मेरी कमाई हो जाती है, जिससे मैं 100-150 रुपये खाने और किराए पर खर्च जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ वह परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है।
उसके बारे में यहाँ पर ये बताया है। अब बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनका कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं है। अब यहाँ पर देते हैं, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और वहाँ कहाँ कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले सड़क की पटरी या प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। ऐसी भी जगह हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छाट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वे ज़्यादातर घर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर एक चित्र में भी दिखाया गया है। हमारे देश के शहरी इलाके में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अब अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसकी सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। बाजार में देखा जाए तो जब हम बाजार पहुंचे तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्योहारों के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर बैठे हुए थे। क्लिनिक था उनका। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। वह वहाँ पहले ही पहुँच गई थी, जिससे हमारी बारी ना चली जाए। थोड़ी देर तक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया। दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई, क्योंकि मैं कुछ सिलाई कपड़े खरीदना चाहती थी। शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची, जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। ये सब उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। बड़ी दुकान है ये। हरप्रीत, मेरे पापा और एक चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम कर रहे थे। इतवार को और त्योहार के समय में मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया था। मेरी पत्नी वंदना और मैं शोरूम चलाते हैं। वंदना का कहना है कि हमने कुछ साल पहले यहाँ शोरूम खोला था। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ और मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है। लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और तिरुपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहर और गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर में
बाजारों में अपनी दुकानें, ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकानें या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम ये से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए देखें तो इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं और इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर हैं और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं भी देते हैं। फैक्ट्री से कैसे काम किया जाता है यहाँ पे उसके बारे में बताया। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। ये अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ से हमारा भोरता ना बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे सफ़र कैसे करते होंगे। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। जब हम भी एक मोड़ पर उतर गई, जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। इसे यहाँ पर लेबर चौक कहते हैं। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वह मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं, ट्रकों में सामान उतारते हैं और कुछ जो लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। लेबर चौक दिहाड़ी पर मजदूर और औजारों के साथ बैठकर लोगों का ये इंतजार यहाँ पर करते हैं। लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियां थी जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार कर रहे थे। वे कमरे में एक तरफ तय करके लगाए जा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत हो जाता रहता है। अक्सर यह 9 बजे से काम शुरू करती है, रात 10 बजे तक ही काम से निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो इन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के बाद 280 मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने पर मिलता है इन्हें। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा पैसा मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए एक समझें तो बिजली से चलने वाले कार्गों की यानी पावरलूम फैक्ट्री से मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। दफ्तर में भी यहाँ पे काम होते हैं शहरों में। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी कि मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पर पहुँचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुँचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी ही जगह पर था जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ जा रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ जाते या कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ थीं।
मौसी की बिस्कुट बनाने वाली कंपनी मैनेजर का काम करती हैं। वे बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं सेल्समैन का काम का निरीक्षण करते हैं जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से भी बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान करके इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ पर है, काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया था। 6 भागों में इन्होंने बांटा। अब वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं कि उनकी प्रगति रपट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा भी करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है। अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी की नियमित तनख्वाह मिलती है और बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं। यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत देखें तो उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तर और फैक्ट्रियों में सरकारी विभागों में काम करते हैं। जहां पर ये सरकारी विभाग का एक यहाँ पे चित्र दिखाया गया है जिसमें लोग काम कर रहे हैं अपने। इन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। लगातार उसी दफ्तर और फैक्ट्री में काम करने जाते हैं। यहाँ उनका काम तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह ही निकाल दिया जाता है। आखिरी दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गए, लेकिन आज बहुत मजा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। इसके बारे में बस